हेलो एवरीवन। हम लोग पॉलिटी की पीटी 365 देख रहे थे, तो ये उसी का थर्ड पार्ट है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख लो, फिर आप ये देखना। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ से कवर करने वाले हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हमने रिसेंटली अपनी न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है। रिसेंटली 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड। उनका नाम आप सबको पता होगा, द्रौपदी मुर्मू जी। तो अभी जो हमारा इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो होता है अंडर आर्टिकल 62 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इट शुड बी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। तो टर्म ख़त्म होने से पहले हमें इलेक्शन कर लेना है नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए। देन इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? तो इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग होते हैं? एमपीज ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएज ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो एमपी होते हैं दोनों हाउसेस के। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये बस यहाँ पे इलेक्टेड वाले मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो बस इलेक्टेड मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन दिस इलेक्टोरल कॉलेज। और एमएलएज ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उनके एमएलएज, एंड देन दिल्ली के एमएलएज और पुडुचेरी के, क्योंकि यहाँ पे दीज आर द यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर। नाउ नॉट इंक्लूडेड, ये जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही एक्सेप्शनल स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन पूछती है। तो नॉट इंक्लूडेड में कौन कौन से? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को हम इंक्लूड नहीं करते, और नॉमिनेटेड मेंबर्स को हम इंक्लूड नहीं करते। कहीं के भी हो, राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कहीं के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स को हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये हो गया इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसा होता है। तो इलेक्शन इज हेल्ड एज पर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। अब मैं चीज़ें यहाँ पे रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पे साथ में याद होता जाए और फिर से आपको पढ़ना ना पड़े। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। विनिंग कैंडिडेट जो होता है उसको रिक्वायर्ड कोटा अटेन करना पड़ता है टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड। दैट इज़ उसको 50% वोट मिलने चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्टर्स है दे आर नॉट बाउंड टू वोट अलोंग पार्टी लाइन्स। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बीजेपी का जो एमएलए है वो बीजेपी जिसको सपोर्ट कर रही है उसको ही वोट करे, उसी कैंडिडेट को वोट करे। दे कैन वोट फॉर एनीवन। तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है यहाँ पे। और अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अथॉरिटी है कंडक्ट करने के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, इन सब के इलेक्शंस को कंडक्ट कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो हर एक मेंबर की वैल्यू क्या है इन अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स के में कितने इलेक्टेड मेंबर्स है उसके हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू होती है। और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भी सेम है। वैल्यू ऑफ वोट हैज़ बीन फिक्स्ड एट 708 पे फिक्स किया था इन 1997 में। तो अभी तक ये सेम ही है। और 2022 में ये वैल्यू ऑफ एमपी डिक्रीज हो गया था। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में आप सबको पता होगा कि हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो इसीलिए ये वैल्यू कम हो गई थी। 708 पे फिक्स करी थी, बट ये 708 से अब 700 हो गई है। तो ये भी एक एक्सेप्शनल पॉइंट हो गया और ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो नेक्स्ट अभी कुछ यहाँ पे इन लोग ने कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल दिए हैं, वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 52 क्या है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 54 क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज।
प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करेंगे? बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में यहाँ पे बता दिया है। देन आर्टिकल 55 क्या है? देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। सारे स्टेट्स को यूनिफॉर्मली रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आर्टिकल 56 है टर्म इज 5 years। 57 क्या है? एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। हाँ, तो अब ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंट एक बार बना है वो दूसरी बार भी बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे जैसे कि अमेरिका में है कि एक इंसान 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, इंडिया में वैसा नहीं है। आर्टिकल 58 क्या है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years, तो इंडियन होना चाहिए, ठीक है। देन 35 years 35+ होना चाहिए। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। और जो हाउस ऑफ पीपल के लिए जो भी लोकसभा के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ये उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तब यू कैन बिकम तब आप आराम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, प्रोवाइडेड यू गेट दी वोट्स। देन आर्टिकल 62 क्या है? An election to fill a vacancy caused by expiration of term of office of president shall be completed before the expiration of term। तो टर्म ख़त्म होने से पहले ही हमें दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट करना पड़ेगा, यही बताया गया है आर्टिकल 62 में। नाउ अब यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी है, तो ये भी देख लेते हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें जो भी दिया गया है इधर पे, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत में कवर्ड है। तो अगर आपने उसको भी अच्छे से किया है तो इधर पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हो। तो हमने अभी रिसेंटली न्यू वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया है, जो कि है जगदीप धनखड़ जी। एंड वाइस प्रेसिडेंट इज सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या है? प्रेसिडेंट। एंड इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बोला? आर्टिकल 63। और इलेक्ट कैसे किया जाता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन से, और इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है जैसे कि प्रेसिडेंट को करता है। और यहाँ पे भी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के लोग होते हैं, बट एक चीज़ यहाँ पे एक्सेप्शन है कि स्टेट असेंबलीज पार्टिसिपेट नहीं करती, और यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें नहीं कर रहे थे, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी कर रहे हैं। और वही है, बाकी तो सेम ही है, सीक्रेट बैलेट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ही जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एम्पावर्ड अंडर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू डायरेक्ट एनी मेंबर whose conduct is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the house। ये बस ऐसे उनके बता दिए पावर्स की उनके पास पावर है कि कोई इंसान अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उन्हें मना कर दे हाउस में आने से या फिर सस्पेंड कर दे। तो यही है इसमें। देन आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 63, 64, 66, 67, 68। ये सारे आर्टिकल्स वाइस प्रेसिडेंट से डील करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इनमें कुछ इतना खास नहीं है। बोला है कि एक 63 में क्या बोला है कि वी शुड हैव अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो उसका काम क्या होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, और टर्म होगा 5 साल। और इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी डन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। तो ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस है टू प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के लिए थी कंडीशंस वही यहाँ पे भी हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया एक ऑन सेंटर्स क्लेम दैट प्रेसिडेंट एंड नॉट तमिलनाडु गवर्नर हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड राजीव गांधी असैसिनेशन कॉन्विक्ट एजी परारीवलन्स प्ली फॉर पार्डन। तो अभी क्या हो रहा था कि ये जो इंसान है एजी परारीवलन, इनने ही इज़ कॉन्विक्टेड फॉर राजीव गांधी असैसिनेशन। तो अब उनके बहुत सारे साल हो चुके हैं प्रिजन में, और ही इज़ उनने पार्डन मांगा है, मतलब उनने ऐसा इसके लिए प्ली किया है कि मेरी सज़ा कम कर दो। तो
इसी वजह से ये न्यूज़ में था कि सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन उनकी सज़ा कम कर नहीं रहे अब तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ये पावर है, पार्डनिंग पावर है, वो पावर प्रेसिडेंट के पास है, ना कि गवर्नर के पास है, ऐसा बोला है। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नर के पास पावर नहीं है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो इसीलिए अब हम देखेंगे कुछ पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब देखो यहाँ पे गवर्नर्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के बारे में थोड़ा बताया है। तो आर्टिकल 155 एंड 156 के अंडर में गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर की जो ऑफिस होता है वो प्लेजर पे होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इफ़ द प्लेजर इज़ विड्रॉन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5-year टर्म, तो अगर प्लेजर 5 साल से पहले ही विड्रॉन हो जाता है तो गवर्नर को हटा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि गवर्नर का जो 5 साल का टर्म है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है 5 साल का टर्म। There are no provisions laid down in Constitution for the manner in which governor and state must engage publicly when there is difference of opinion. अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम हमेशा आती है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कैसे डील किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो यही एक प्रॉब्लम है असली में गवर्नर की पोस्ट के साथ। फिर हम देखते हैं पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, कंपैरिजन है यहाँ पे। और देखो ये जो है कंपैरिजन है, ये लक्ष्मीकांत में भी है सीधा सीधा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। आर्टिकल 72 जो है वहाँ से प्रेसिडेंट को पावर्स मिलती है टू ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ। तो प्रेसिडेंट कब कब पार्डन कर सकता है, जब यूनियन लॉ है या फिर कोर्ट मार्शल एंड मिलिट्री कोर्ट ने कोई सेंटेंस पनिशमेंट दिया है, या फिर सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस ऑफ डेथ सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है पार्डन की। पार्डन का मतलब क्या है कि एकदम से माफ़ी मिल जाती है इंसान को, उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है। ठीक है, तो ये पार्डन की बात हो रही है। अब गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 161 पावर्स हैं, लेकिन उसके पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पार्डनिंग पावर्स हैं। उसके पास प्रेसिडेंट के जितनी पार्डनिंग पावर्स नहीं है। एंड यहाँ पे बताया उनने डिफरेंस कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के जो पनिशमेंट है उसको प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता है। और प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता। हाउएवर द गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट, ये सब कर सकता है गवर्नर डेथ सेंटेंस को, लेकिन इट कैन नॉट पार्डन। इट कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। अब यहाँ पे कुछ पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया। तो पार्डन का मतलब क्या होता है कि रिमूव द सेंटेंस एंड कन्विक्शन कम्प्लीटली, मतलब कि एकदम से माफ़ी मिल गई उसको, कि उसकी सज़ा माफ़ हो गई पूरी। अब कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूशन। जैसे कि डेथ सेंटेंस को कर दिया डेथ सेंटेंस को सब्सटीट्यूट कर दिया लाइफ टाइम सेंटेंस से, तो ये हो गया कम्यूटेशन। फिर रिमिशन में क्या होता है, रिमिशन में रिड्यूस कर देते हैं पीरियड। जैसे कि अगर 20 साल की सज़ा है तो उसको 10 साल की बना दी, तो वो रिमिशन में होता है। रिस्पाइट में क्या होता है, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। तो अभी लेसर सेंटेंस देते हैं ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, कि ऐसा जैसे कि कोई प्रेग्नेंट है तो उसको थोड़े दिन के लिए कम सज़ा मिल गई, वैसा कुछ रीज़न की वजह से वो लेसर सेंटेंस देते हैं, कोई स्पेशल फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देन रिप्राइव में क्या होता है कि स्टे कर देते हैं थोड़े दिन के लिए, कि अगर सोचो उसकी सज़ा होने वाली थी, कल से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कुछ रीज़न हो गया कि उसके फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो उसको स्टे कर देंगे और उसको 20 दिन आगे बढ़ा देंगे, या फिर 1 महीना आगे बढ़ा देंगे पनिशमेंट को। तो यही होती है, ये पावर्स का मीनिंग है। नाउ गवर्नर कैन ऑल्सो ग्रांट दिस पावर्स, गवर्नर के पास भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके पास पार्डनिंग पावर काफ़ी लिमिटेड है। तो यही है इसका। अभी हम चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है लोकपाल एंड लोकायुक्ता। तो लोकपाल और लोकायुक्ता क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि केरला लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड अ केरला लोकायुक्ता अमेंडमेंट बिल 2022। अब ये लोकपाल एंड लोकायुक्ता जो टर्म है, इसको 1966 में एल एम सिंघवी ने कॉइन किया था।
इट वॉज फर्स्ट यूज इन रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो ARC की रिपोर्ट्स हम कोट करते हैं अपने आंसर्स में, उसमें। तो इसमें सबसे पहले LM सिंघवी ने इस टर्म को कॉइन किया था। इन 2014 सेंट्रल लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट वाज नोटिफाइड। 2014 में सेंट्रल लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट नोटिफाई किया गया था। ये बोलता है इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी लोकपाल फॉर यूनियन और लोकायुक्तास फॉर स्टेट। तो उसका एम क्या है? इट एम्स टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। तो करप्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर्स जो है, जो पब्लिक सर्वेंट्स करते हैं, अगर पब्लिक सर्वेंट्स करप्शन में एंगेज करते हैं तो इसको, या फिर कोई भी मिनिस्टर हो, सिविल सर्वेंट हो, कोई भी हो, तो इसको कौन डील करता है? लोकपाल एंड लोकायुक्ता इससे डील करता है। लोकायुक्ताज आर फॉर स्टेट एंड लोकपाल इज़ फॉर सेंटर। सब अब देखो यहाँ पे जो लोकायुक्ताज है इसमें बहुत ही डाइवर्सिटी है, क्योंकि सब स्टेट्स के अलग अलग है। सम स्टेट्स हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश लोकायुक्ताज, थोड़े स्टेट में पहले से ही लोकायुक्ताज थे बिफोर दिस एक्ट, ये एक्ट के आने से पहले से थे। जैसे कि महाराष्ट्र में थे महाराष्ट्र में 1971 में ही बना दिया था, और केरला में 1999 में। इट एक्सटेंड्स दी होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट्स इन एंड आउटसाइड इंडिया। तो ये ना पूरे इंडिया में एक्सटेंड करता है और सारे पब्लिक सर्वेंट्स पे अलाउ होता है। तो ये हो गया लोकपाल एंड लोकायुक्ता के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स। तो इनके कंपोजिशन और क्या क्या होता है, टेन्योर क्या होता है। तो कंपोजिशन क्या होता है? चेयरपर्सन, लोकपाल के बारे में बताया गया है, क्योंकि लोकायुक्ताज में तो बहुत डाइवर्सिटी होती है, सब स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो अभी हम लोकपाल के बारे में देखते हैं। लोकपाल में एक चेयरपर्सन होता है ना, मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स, ठीक है। एंड देन 50% शैल बी जुडिशियल मेंबर। 50%, हाफ ऑफ द मेंबर शुड बी जुडिशियल मेंबर एंड हाफ ऑफ देम शुड बी फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन, मतलब कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। देन टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या है? तो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल दे आर अपॉइंटेड फॉर टर्म ऑफ, उनका टर्म क्या होता है? 5 साल का टर्म होता है। एंड या फिर जब तक 70 साल के नहीं हो जाए, विच एवर इज़ अर्लियर, उस हिसाब से उनका टर्म डिसाइड किया जाता है। देन सिलेक्शन कमेटी होती है एक, इनको चूज़ करने के लिए। तो चेयरपर्सन एंड लोकपाल मेंबर्स दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूट प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है सिलेक्शन कमेटी का। देन लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एमिनेंट ज्यूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और तो ये सारे लोग आते हैं सिलेक्शन कमेटी में। आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा का स्पीकर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके कोई नॉमिनी, एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट जिसको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। Now, as per Lokpal Act of 2013, Department of Personnel and Training needs to create list of candidates who are interested to become chairperson or members of Lokpal. तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, DOPT है, वो एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बनाती है जो इंटरेस्टेड है टू बिकम मेंबर ऑफ लोकपाल। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसमें देखो अगर किसी ने कोई भी प्रॉपर्टी करप्ट मीन्स से एक्वायर किया है तो उसको इवन व्हेन द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग हम उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। लोकपाल उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है। नाउ टाइमलाइन फॉर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, तो 60 days फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी एंड 6 months फॉर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय CBI। ये इनका टाइम पीरियड है, इतने में उनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है। एंड दिस पीरियड ऑफ 6 months ये जो है, दिस कैन बी एक्सटेंडेड बाय लोकपाल ऑन अ रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम CBI। तो अगर CBI रिक्वेस्ट करता है एक्सटेंड करने के लिए तो एक्सटेंड किया जा सकता है। पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू CBI, तो power of superintendence and direction over investigation agency including CBI and cases referred to them by लोकपाल। तो लोकपाल ने अगर कोई भी केस रेफ़र किया है CBI को तो उस पे ध्यान रखना लोकपाल का काम है। देन ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिसर्स ऑफ CBI investigating cases referred by लोकपाल would need approval of लोकपाल।
तो अगर कोई केस है जिसको लोकपाल ने ट्रांसफ़र किया है सीबीआई को और उसमें कोई ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उस केस को, अगर उसका ट्रांसफ़र करवा रहा है कोई या फिर उसका ट्रांसफ़र करवाना है तो फिर लोकपाल से परमिशन लेनी पड़ेगी। नाउ लोकायुक्तास के बारे में है, दे शैल हैव जुरिस्डिक्शन ओवर, किस किस के ऊपर जुरिस्डिक्शन है, सीएम, मिनिस्टर्स, एमएलए, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड सर्टेन प्राइवेट एंटिटीज़ इंक्लूडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। रिमूवल कैसे होता है, लोकपाल members and chairperson shall be removed by president after an inquiry by selection committee. For that a petition has to be signed by at least 100 members of parliament. ये सुप्रीम कोर्ट है आई थिंक, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी। तो लेकिन ये इंक्वायरी करने के लिए एक पिटीशन साइन करना पड़ेगा जिसमें 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शुड एग्री। लोकपाल का जुरिस्डिक्शन क्या है, इट एक्सटेंड्स टू प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमपी, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये उसका जुरिस्डिक्शन है। इन सब के ऊपर ये लोग कुछ भी अगर करप्शन वाला काम करते हैं तो लोकपाल उस पर कार्रवाई कर सकता है। देन एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन अबव 10 lakhs, तो वो भी लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई लोकपाल के बारे में। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि ये बहुत बार इससे क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में और इसीलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ये लक्ष्मीकांत में भी है तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हो। नाउ अब ये न्यूज़ में क्यों था, इन अ फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ राज्यसभा secretariat, a panel has presented its recommendation to chairman regarding increasing tenure of House of Committees. तो एक राज्यसभा की में एक स्टडी करी थी, तो उसमें एक पैनल ने बोला है कि जो हाउस कमिटीज़ है उसका टेनर बढ़ाने के लिए। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा और मोर ऑन न्यूज़। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट वॉज सेटअप pursuant to provisions contained in Article 98 which provide for separate secretariat staff for each house of parliament. तो हर एक हाउस के लिए, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस के लिए डिफरेंट सेक्रेटेरिएट स्टाफ है और इट फंक्शंस अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ राज्यसभा चेयरमैन। तो जो राज्यसभा में है वो राज्यसभा चेयरमैन के अंडर में फंक्शन करता है, जो लोकसभा में है वो लोकसभा चेयरमैन के अंडर फंक्शन करता है। नाउ मेन एक्टिविटीज़ ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। तो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की एक्टिविटीज़ क्या होती है, प्रोवाइडिंग सेक्रेटेरियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू राज्यसभा, सर्विसिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, पब्लिशिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा एक्सेट्रा। तो ये सारे कुछ काम होते हैं उनके, बहुत ही जनरल से काम है, इसको याद करने का इतना कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। नाउ अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटी देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती है, पैनल ऑफ एमपीज दैट इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। ठीक है, तो वो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है वो एमपीज से ही बनी होती है एंड इट इज़ अपॉइंटेड, दे आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर एंड इट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर। इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू हाउस और टू स्पीकर। तो ये हो गया उनके मेंबर्स के बारे में। एंड जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है ये हमने कहाँ से ली है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये हमने चीज़ें अडॉप्ट करी हैं। दे हैव देयर अथॉरिटी ओवर आर्टिकल, दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 विच डील्स विथ प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज एंड आर्टिकल 180 which gives parliament authority to make rules to regulate the procedure and conduct of business. तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को पावर्स कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 105 जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस के बारे में मेंशन है एंड आर्टिकल 180 जिसमें रूल्स ऑफ हाउस के बारे में मेंशन है। नाउ पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाय रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटी होती है they are not binding, they are only recommendatory in nature. Objectives of parliamentary standing committee देख लेते हैं। तो objectives क्या है, ensure financial prudence, engage with relevant stakeholders, aid opposition to play a greater role in exercising control over executives and ensure detailed scrutiny on and uphold government accountability work in non-partisan manner. तो ये सारी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के।
नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी एक मिनट, तो हम कहाँ पे थे, हम लोग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वाले पे थे। हाँ, तो अब Constitution makes a mention of these committees at different places but without any specific provisions regarding their composition and tenure। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में तो बहुत मेंशन है, लेकिन एकदम स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि इस कमेटी में इतने मेंबर्स होने चाहिए, इनका इतना टेन्योर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं बताई है। नाउ ऑल दिस मैटर्स आर डेल्ट बाय रूल्स ऑफ 2 हाउसेज। तो हाउसेज अपने हिसाब से रूल्स बनाते हैं और उसी से इन मैटर्स को डील किया जाता है। नाउ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कैसी होती है देख लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अंदर 2 होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड एड हॉक कमिटीज़। स्टैंडिंग कमिटीज़ के क्या होती हैं, दे आर परमानेंट इन नेचर एंड दे आर कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वर्क ऑन कंटिन्यूस बेसिस। ये हमेशा ही काम करती है, पूरे साल भर काम करती है और ये परमानेंट होती है। और जो एड हॉक कमिटीज़ होती है दे आर टेम्पररी इन नेचर, और इनका जब काम ख़त्म हो गया तब ये हटा दी जाती है। कोई काम है तभी उसके लिए क्रिएट की जाती है, काम ख़त्म हो गया तो बस इसको कमेटी को भी हटा दिया जाता है। देन स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में देखते हैं, तो कौन सी है, फाइनेंशियल कमिटीज़, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, देन कमिटीज़ टू इंक्वायर, हाउस कीपिंग कमिटीज़ और सर्विस कमिटीज़ रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। तो इतनी सारे टाइप की स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि कैग ने, CAG ने एक रिपोर्ट निकाली ऑन compliance audit of logical arrangement of NRC updation project in Assam, और उनने बताया है इट हैज़ फ्लैग्ड डेटा टेम्परिंग रिस्क इन अपडेटिंग ऑफ NRC इन असम। तो उनने अलर्ट किया है अबाउट डेटा टेम्परिंग रिस्क इन अपडेटिंग NRC इन असम। तो NRC देखते हैं, NRC क्या है। NRC इज़ एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दोज हु आर लीगल इंडियन सिटीजन्स। तो जो इंडिया के लीगल सिटीजन्स हैं उनका रिकॉर्ड को बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एंड आइडेंटिफाई माइग्रेंट्स फ्रॉम अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश। तो ये स्पेशली इसके लिए है, असम के लिए है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन इंडिया के सिटीजन्स हैं, कौन माइग्रेंट्स है जो ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, जो कि अभी बांग्लादेश है। एट प्रेजेंट असम इज़ द ओनली स्टेट हैविंग एन NRC। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बस असम के पास ही NRC है। इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1951। 1951 में सबसे पहले प्रिपेयर किया था और बाद में उसको 2019 में अपडेट किया था। और NRC को अपडेट करते हैं बेस्ड ऑन प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। देन सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट में क्या बोला गया है कि फॉरेनर्स हु एंटर्ड असम बिफोर January 1, 1966, तो दे वुड हैव ऑल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो जो January 1, 1966 से आ गए उनको इंडियन सिटीजन्स की तरह ही कंसिडर किया जाता है। एंड इट इंक्लूड पर्सन हुज नेम्स अपेयर इन एनी ऑफ द इलेक्टोरल रोल अप टू द मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971 और NRC 1951 एंड देयर डिसेंडेंट्स। तो इस डेट से पहले जिन लोगों के नाम किसी भी इलेक्टोरल रोल में आ गए हैं तो वो इंडियन सिटीजन्स हैं। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू असम अकॉर्ड ऑफ 1985। ये अकॉर्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा। इसको राजीव गांधी जी ने किया था क्योंकि असम में तभी इंसर्जेंसी थी बहुत और दे वर डिमांडिंग स्पेशल स्टेटस फॉर असम, तभी ये असम अकॉर्ड किया गया था। Non-inclusion of person's name in NRC does not by itself amount to him or her being declared a foreigner। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी का नाम NRC में नहीं है तो वो फॉरेनर हो जाएगा। इनके पास ऑप्शन है, दे कैन प्रेजेंट देयर केस बिफोर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। वो जाके बता सकते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में, क्यों उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं सिटीजनशिप नॉर्म्स नोटिफाइड
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस निकाली है फॉर दोज हुज पेरेंट्स हैड रिनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप व्हेन दे वर माइनर्स बट दे नाउ वांट टू रिक्लेम देयर नेशनैलिटी। तो ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स ने अपनी सिटीज़नशिप छोड़ दी इंडिया की जब वो बच्चे थे, लेकिन अब उनको इंडिया के सिटीज़न बनना है, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 एवरी माइनर, हर एक इंसान, हर छोटा बच्चा जिसके पेरेंट्स सिटीजनशिप छोड़ देते हैं जब वो छोटा होता है, तो वो बच्चे की भी सिटीजनशिप चली जाती है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट एनी सच चाइल्ड में विद इन 1 year आफ्टर अटेनिंग फुल एज मेक्स अ डिक्लेरेशन दैट ही विशेस टू रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप। तो जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसके पास 1 साल का टाइम होता है जब वो बोल सकता है कि उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए या नहीं, तो उसको मिल जाएगी। नाउ सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें 5 तरीके हैं इंडिया के सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए, दैट इज़ बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, 5 तरीके हैं। एन एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड इन 1986, 1992, 2005 एंड रिसेंटली इन 2019। रिनाउंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो कोई एनी सिटीजन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु इज़ ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री कैन रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, और अगर किसी ने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है। अदरवाइज, और फिर कौन कौन से तरीके हैं जिससे इंडिया की सिटीजनशिप जा सकती है, तो डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय गवर्नमेंट इफ सिटीजनशिप ऑब्टेन्ड बाय अ मीन्स ऑफ फ्रॉड। तो अगर आपने फ्रॉड से लिया है तो आपको ये सिटीजनशिप आपकी जा सकती है। देन टर्मिनेशन ऑफ अ सिटीजनशिप इफ अ सिटीजन एक्वायर्स वॉलंटरली सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। तो जैसे अभी मैंने बोला था, अगर वॉलंटरी आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की सिटीजनशिप आपकी चली जाएगी। तो यही है इसमें। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाला टॉपिक न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन विच इज़ अल्ट्रा वायर्स द पेरेंट एक्ट कैन नॉट बी गिवन एनी अफेक्ट। तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, पहले तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है, जिसे एग्जीक्यूटिव्स बनाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव्स या फिर कोई और बॉडी बनाती है जिसको लेजिस्लेचर ने डेलीगेट कर दिया है ये टास्क। तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाया, अगर कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अल्ट्रा वायर्स है तो जो उसका पेरेंट एक्ट है उसको भी हम लागू नहीं कर सकते, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, और इसीलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन न्यूज़ में आ गया। तो अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या था। एज पर द रूलिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड नॉट ट्रैवल बियॉन्ड द परव्यू ऑफ पेरेंट एक्ट। तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है वो अपने पेरेंट एक्ट के साथ ही होना चाहिए, मतलब वो अपने पेरेंट एक्ट से सिमिलर होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। एंड इफ़ अगर वो अपने पेरेंट एक्ट से बियॉन्ड चला जाता है तो इट इज़ अल्ट्रा वायर्स एंड कैन नॉट बी गिवन एनी अफेक्ट। ठीक है, तो नाउ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज़, इट शुड नॉट सप्लांट बट सप्लीमेंट पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट फ्रॉम विच इट ड्रॉज पावर। तो उसने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड नॉट बी अ सप्लांट, मतलब कि हमें इट शुड ये ना एक सप्लीमेंट्री की तरह एक्ट करना चाहिए कि अलॉन्ग विथ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन चल रहा है, लेकिन इट कैन नॉट ओवरटेक द पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन वाला पावर। ठीक है, तो ये बोला है इनने। नाउ अबाउट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखते हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज़ गिवन पावर टू मेक लेजिस्लेशन। तो जब एग्जीक्यूटिव्स के पास पावर आती है लेजिस्लेशन बनाने की, कोई भी लॉ बनाने की, तो उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। एंड पार्लियामेंट थ्रू प्राइमरी लेजिस्लेशन एनेबल्स अदर
अब ये पावर कौन देता है? पार्लियामेंट देता है। एक लॉ बना के पार्लियामेंट लॉ बना के दूसरे लोगों को पावर देता है कि आप इस चीज़ पे लॉ बना लो। एंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव पावर इज़ गिवन टू लेजिस्लेचर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है। एंड एग्जीक्यूटिव हैज़ पावर टू एग्जीक्यूट लॉज। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कि एग्जीक्यूटिव्स लॉ बनाने लग जाते हैं जबकि उनका काम है एग्जीक्यूट करना लॉज को। लेकिन क्योंकि पॉसिटी ऑफ टाइम होता है, लेजिस्लेचर के कुछ लिमिट्स होते हैं, तो वो सारे लॉज खुद से नहीं बनाते, इसीलिए वो डेलीगेट कर देते हैं दूसरे लोगों को, और इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। नाउ पर्पस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? इट रिड्यूसेस प्रेशर ऑन पार्लियामेंट, डिसेंट्रलाइज एंड सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस मेकिंग। तो डिसेंट्रलाइज और सेक्टर स्पेसिफिक हो जाता है कि कोई वाटर मिनिस्ट्री का है तो वो अपने हिसाब से रूल्स बना लेते हैं। देन कोई लॉ मिनिस्ट्री है तो वो अपने हिसाब से, लॉ मिनिस्टर है वो बना सकते हैं। तो वैसे करके ना डिफरेंट सेक्टर्स अपने हिसाब से रूल्स अपने बना लेते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। तो एंड इट enables गवर्नमेंट टू मेक लॉ विदाउट वेटिंग फॉर न्यू एक्ट of parliament to be passed. Then with increasing complexity in modern administration, providing more power to different authorities on specific occasions is required. क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हो गया चीज़ें, तो लेजिस्लेशन को सारी डिटेल्स पता भी नहीं होती किसी इशू की, तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बेटर लॉ बना पाते हैं कुछ टॉपिक्स में। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं circumstances where a delegated legislation would be invalid. कब एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को इनवैलिड बोला जा सकता है? तो सबसे पहले है फंडामेंटल राइट्स और एनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज़ वायलेटेड। अगर आप कोई भी फंडामेंटल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन है उसको वायलेट कर रहे हो तो वो इनवैलिड हो जाएगा। देन rules regulations are ultra vires. The provisions of parent act fail to conform to substantive provisions of the statute. अगर जो पेरेंट एक्ट है उससे आपने कोई लॉ बनाया है लेकिन जो वो लॉ बनाया वो एकदम ही अलग है पेरेंट एक्ट से, तो उसे अल्ट्रा वायर्स बोला जा सकता है। एंड द एग्जीक्यूटिव डिड नॉट हैव लेजिस्लेटिव कंपिटेंस टू फ्रेम द सेड रूल। एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेटिव कंपिटेंस नहीं है कोई रूल बनाने के लिए, तो भी वो इनवैलिड बोला जा सकता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी स्ट्रक डाउन अगर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिटरीनेस एंड अनरीजनेबल। तो कुछ भी अगर आप बना रहे हो कुछ भी आर्बिट्री कुछ भी बना रहे हो देन, या फिर कोई भी अनरीजनेबल एक्ट रूल बना रहे हो तो भी उसे अनवैलिड कहा जा सकता है। एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आप रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं करा सकते उनका अनटिल अनलेस एक्सप्रेस अथोराइज बाय पेरेंट स्टैट्यूट। तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं हो सकता है, मतलब उनको पीछे से पुरानी डेट से लागू नहीं किया जा सकता अनटिल पेरेंट एक्ट में ऐसा मेंशन है। और सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट लेजिस्लेचर कैन नॉट डेलीगेट इट्स एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस टू एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेचर का, वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट नहीं कर सकता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में।